फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। साथ ही हम जानेंगे वर्तमान में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट ब्याज दर क्या है और क्या हमें पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसकी कमियां हैं, इसके बारे में हम आज कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया साधन है। क्या ये अच्छा है या नहीं है, आपके लिए उपयोगी होगा या नहीं, इस वीडियो में हम आज कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है। सबसे पहले हम पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्थापना भारत में 1968 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में छोटी बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। यह योजना धीरे धीरे लोगों में बड़ी ही प्रसिद्ध हो गई क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत ही अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो रहा था। विशेष तौर पर यह रिटायरमेंट प्लान आदि के लिए एक लॉन्ग टर्म का बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक साधन साबित हुआ। तो हम पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि के बारे में बात करेंगे कि क्या यह अन्य सुरक्षित निवेश योजनाओं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, क्या इनसे अधिक फायदेमंद है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो देखिए, वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं बैंक एफडी में बहुत ही कम ब्याज मिल रहा है। ये अधिकांश जो हमारे सार्वजनिक बैंक हैं और जो प्रसिद्ध बैंक हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं, उनमें अभी एफडी की जो दर है 5 से 6.25% तक है। देखिए, यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एचडीएफसी में इस समय जो अधिकतम ब्याज दर है फिक्स्ड डिपॉजिट की 6.25 है, एसबीआई में 5.40 है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6% है, एक्सिस बैंक में 5.50% है। तो एफडी जो आमतौर पर लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध होती है, उसके जो इस समय रिटर्न है वो लगभग अधिकतम 6.25% है, जबकि जिसकी अभी हम बात कर रहे थे पीपीएफ इंटरेस्ट रेट, वर्तमान में यह 7.1% है। ये एफडी से तो निश्चित ही फायदेमंद है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं होती हैं, वो लगभग इसी के बराबर ब्याज मिलता है। तो हम यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट को ज़्यादा फायदेमंद कैसे मानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट में अन्य कौन से फायदे होते हैं। तो देखिए, पीपीएफ अकाउंट कितना फायदेमंद होगा इसके बारे में अभी हम उदाहरण सहित इस वीडियो के दूसरे भाग में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि अकाउंट है क्या। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दीर्घ अवधि के लिए किया जाने वाला निवेश, और यह एक सुरक्षित निवेश योजना है और यह छोटी बचत योजना है, अर्थात इसमें न्यूनतम हम सालाना 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे छोटी बचत योजना भी कहा जाता है और यह पूर्णतया सुरक्षित है। इसमें जैसे कि आजकल इक्विटी फंड आदि में जो पैसा है उसमें बहुत अधिक जोखिम होता है, लेकिन इस योजना में किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम नहीं है। और देखिए, पीपीएफ अकाउंट जो होता है सार्वजनिक भविष्य निधि, इसमें जो न्यूनतम निवेश है 500 रुपये प्रति वर्ष। तो इसको आप सालाना निवेश भी कर सकते हैं, छमाही कर सकते हैं, तिमाही कर सकते हैं, या प्रति माह भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में न्यूनतम निवेश आपको 500 रुपये करना आवश्यक है। और पीपीएफ में जो अधिकतम निवेश की सीमा है वो है 1,50,000 प्रति वर्ष। आप 1,50,000 से अधिक निवेश इस पीपीएफ अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, पीपीएफ अकाउंट जो है इसमें ट्रिपल ई का फायदा होता है। क्या है ट्रिपल ई? देखिए, ट्रिपल ई का मतलब है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि इसमें 3 स्तरों पर हमें छूट मिलती है, जो कि इसको अपनी समकक्ष जो अन्य बचत योजनाएं हैं उनसे बेहतर बनाती है। अर्थात पीपीएफ में जो निवेश करेंगे आप, उसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 तक की टैक्स छूट मिलेगी। और जो दूसरा एग्जेम्प्ट है वो है, इसमें जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो पूर्णतया टैक्स फ्री होगा। और जो तीसरा एग्जेम्प्ट है, इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है, चाहे वो आपकी 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो आपको पूर्णतया मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो पीपीएफ की सबसे अच्छी विशेषता, जैसे कि अभी हम एफडी की बात कर रहे थे, एफडी में अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं और आपको सालाना 10 लाख रुपए मान लिया है आपकी एफडी में ब्याज मिलता है, तो आपको उसमें केवल 3 लाख रुपए माइनस करके 7 लाख ही मिलेगा, जबकि पीपीएफ अकाउंट में आपको पूरे का पूरा ब्याज टैक्स फ्री के रूप में मिलता है। तो ये सबसे इसकी जो विशेषता है वो है तीनों स्तरों पर इसमें टैक्स छूट मिलती है।
और देखिए, जो पीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज है, इसकी दर फिक्स नहीं होती है। यह 10 साल के सरकारी बॉन्ड के यील्ड से जुड़ी होती है और इसकी जो ब्याज दर होती है वो तिमाही आधार पर बदलती है। तो देखिए, तिमाही आधार जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% है। इससे पहली जो तिमाही थी जुलाई से सितंबर, वो भी 7.1 था। अप्रैल से जून की तिमाही में भी वही था और उससे पहले जनवरी से मार्च 2020 की जो तिमाही थी उसमें ये था 7.9%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति तिमाही यह ब्याज की दर पीपीएफ की बदलती रहती है। तो और देखिए, सार्वजनिक भविष्य निधि की कुछ अन्य विशेषताएं या इसके जो फीचर्स हैं इसके बारे में जानकारी। इसका जो लॉक इन पीरियड है ये 15 साल है, अर्थात जब आप कोई पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे तो उसका लॉक इन पीरियड 15 साल होगा, अर्थात आप 15 साल के बाद इसमें से पूर्ण धनराशि ब्याज के साथ निकाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसका लॉक इन पीरियड 15 साल होगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि आप 15 साल से पहले इसमें धनराशि की निकासी नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखिए, हम जब पीपीएफ अकाउंट हमने 15 साल के लिए ओपन कर लिया तो इसको हम 5-5 वर्ष के लिए बार बार आगे भी बढ़ा सकते हैं और फिर इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले आपको अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वो 15 वर्ष के लिए खोलना होगा। 15 वर्ष के बाद आपका ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 5 साल के लिए इस अकाउंट को बढ़ा सकते हैं और पुनः आप 5-5 साल करके इसको आप अपने भविष्य में कितने ही वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को 15 साल से ऊपर बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि आप अपना अकाउंट जब 15 से 20 साल के लिए करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के प्रावधान हैं। आप इसमें कंट्रीब्यूशन भी करते रह सकते हैं और उसकी वही सीमा होगी न्यूनतम 500 रुपये प्रति वर्ष। और दूसरा तरीका है, आप इसमें कंट्रीब्यूशन बंद कर सकते हैं विदाउट कंट्रीब्यूशन, और आपका जो अकाउंट है वो चलता रहेगा और उसमें जो ब्याज है आप उसको अर्जित करते रहेंगे। तो आप अपने अकाउंट को 15 साल से 20 साल, 20 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल, 30 से 35, इसी पर 5-5 साल के अंदर में इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसमें आप चाहे तो अपना कंट्रीब्यूशन भी लगातार 1.5 लाख रुपए अधिकतम और 500 रुपये न्यूनतम वर्तमान नियमों के अनुसार कर सकते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, पीपीएफ अकाउंट जो है उसमें आप खाते से मैच्योरिटी से पूर्व भी निकासी कर सकते हैं, अर्थात आप 15 साल से पहले भी इस अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखिए 6 वर्ष के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं, अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए 6 वर्ष जब आपके अकाउंट को हो जाए तो आपका जो 4 वर्ष तक का जो बैलेंस है उसका 50% तक आप निकासी कर सकते हैं। और कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि आपके बच्चों की शादी आदि के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, तो इस निकासी को आप बहुत ही आसान तरीके से एक एप्लीकेशन दे करके कर सकते हैं। तो ये 15 साल से पहले भी आप इसमें निकासी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, 2 वर्ष के बाद जब आपका अकाउंट 2 वर्ष उसको पूर्ण हो जाए तो उसके बाद इसमें लोन लेने की भी सुविधा है, आप उसमें लोन ले सकते हैं। और ये जो लोन होगा, जो आपका पिछला बैलेंस है उसका 25% होगा। जैसे अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए का बैलेंस है और आप को 4 वर्ष हो गए हैं और आप इसमें से लोन लेना चाहते हैं तो 5 लाख का 25% यानी कि 1,25,000 रुपये आप लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन और यह ध्यान रखिएगा, इसमें केवल ब्याज जो होता है मात्र 1% ब्याज आपको इसमें पड़ता है, क्योंकि आपको जो ब्याज मिल रहा है उससे केवल 1% अधिक आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक शर्त भी है, 3 साल के भीतर आपको यह लोन वापस करना होगा। और अगर आपने 3 वर्ष तक लोन रिपेमेंट नहीं किया है तो तब तक आप दोबारा लोन नहीं ले सकते हैं। जब आप 3 वर्ष में अपने लोन को पेमेंट उसका कर देंगे तो उसके बाद आप दोबारा भी फिर से पुनः इसमें लोन ले सकते हैं और ये बार बार आप अपने अकाउंट से लोन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कम ब्याज दर पर लिया जा सकता है। तो अब देखिए, अभी हमने बात की, इसमें न्यूनतम धनराशि जो होती है 500 रुपये प्रति वर्ष जमा करना आवश्यक है। अब आप इसको सालाना, तिमाही, छमाही या मासिक आधार पर भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष में 500 रुपये जमा करना अति आवश्यक है। अगर आप न्यूनतम धनराशि को जमा नहीं कर पाएंगे तो आपका जो ये अकाउंट है यह डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आपने अगर 4 साल तक 1-1 लाख रुपए जमा किया है, 4 लाख रुपए जमा हुआ है और 5वें साल अगर आप इसमें पैसा जमा करना भूल गए हैं तो आपको इस धनराशि पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा लैप्स नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ अकाउंट जो है इसकी धनराशि
जो है पूर्णतया गारंटी युक्त है, तो आपका ये पैसा कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप इस धनराशि को जमा करना भूल गए हैं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय अवश्य हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे, देखिए दोबारा प्रारंभ करने के लिए आपको 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और पिछले सालों की जो न्यूनतम धनराशि होगी वो जमा करना आवश्यक होगा। न्यूनतम धनराशि की अभी हम बात कर चुके हैं 500 रुपये प्रति वर्ष। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आप 3 साल अपने अकाउंट में पैसा जमा करना भूल गए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो देखिए आप चौथे साल क्या कर सकते हैं। जो 3 साल की 500 रुपये की धनराशि थी न्यूनतम, यानी कि 3 वर्ष में 1500 रुपये और 50 रुपये जो पेनल्टी होगी, टोटल 1550 रुपये आपको जमा करना होगा और आपका अकाउंट पुनः चालू हो जाएगा। और जो आपकी पिछली धनराशि है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी और उस समय से आपके ब्याज की गणना भी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप अपने अकाउंट को सक्रिय नहीं रख पाए हैं, बीच में पैसा जमा करना, न्यूनतम धनराशि जमा करना आप भूल गए हैं, तो आपका अकाउंट में जो ब्याज है उसका अर्जन समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप पिछले बैलेंस को जमा करेंगे, यानी कि 500 रुपये प्रति वर्ष के अनुसार आप जमा कर देंगे, तो पुनः आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और आपको ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दूसरा देखिए, सार्वजनिक भविष्य निधि की अभी हमने बात की थी। अधिकतम धनराशि की सीमा क्या है, 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष। इससे अधिक आप वर्तमान नियमों के अनुसार जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से अधिक जमा हो जाए तो उस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर गलती का क्या अर्थ है, देखिए गलती का अर्थ है जैसे आप पीपीएफ अकाउंट अपने नाबालिग जो आपके बच्चे हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, उनके नाम से भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें भी आप ही धनराशि जमा करेंगे। लेकिन अगर गलती से आपने अपने अकाउंट में और अपने बच्चे के अकाउंट में 1.5 लाख से अधिक जमा कर दिया, तो आपको जो ब्याज होगा वो केवल 1.5 लाख पर ही मिलेगा। उससे अधिक की जो धनराशि होगी उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, एक व्यक्ति का एक ही खाता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत में 2 खाते नहीं खोल सकता है और कोई भी एनआरआई भारत में अकाउंट पीपीएफ का नहीं खोल सकता है। लेकिन अगर कोई भारतीय पहले भारत में रहता था और उसका पीपीएफ अकाउंट था और वर्तमान में वो एनआरआई हो चुका है, तो वो अपने अकाउंट को जारी रख सकता है। लेकिन कोई भी विदेशी नागरिक पीपीएफ अकाउंट को नहीं खोल सकता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात, नाबालिग बच्चों के नाम से भी खाता खोला जा सकता है, परंतु जैसा कि अभी हम कह रहे थे, उसको मिलाकर निवेश की अधिकतम सीमा 1,50,000 प्रति वर्ष हो सकती है। उससे अधिक आप अपने बच्चों के नाम पर अगर अकाउंट खोल रहे हैं और आपका खुद का अकाउंट है, तो आप इसमें अधिक धनराशि जमा नहीं कर सकते हैं। साथ ही पीपीएफ अकाउंट की एक और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, पीपीएफ अकाउंट कभी भी जॉइंट अकाउंट नहीं हो सकता है, यह केवल इंडिविजुअल ही अकाउंट होगा। तो देखिए एक राज की बात अब आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। जो आपका पीपीएफ अकाउंट है, आप यहाँ पर ध्यान रखिए, हर महीने की 5 तारीख तक आप इसका जो इंस्टॉलमेंट है, इसकी जो किस्त है उसको अवश्य जमा करें। इसका क्या लाभ होगा, देखिए इसलिए मैंने कहा राज की बात। अगर आपने 5 तारीख से पहले किसी भी माह में अगर आपने किस्त जमा कर दी है 1 से 5 तारीख तक, तो उस महीने आपको वो जो किस्त आपकी होगी उस पर पूरा ब्याज मिलेगा। अगर आपने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 50,000 रुपये की धनराशि जमा कर दी उस वर्ष के लिए, तो आपको वर्ष भर उस 50,000 में आपको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने 5 तारीख से पहले जमा नहीं किया, 5 तारीख से पहले जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 5 तारीख के बाद जमा करने पर आपको उस वर्ष या उस माह फिर ब्याज नहीं मिलेगा, फिर अगले माह के लिए ही वो काउंट होगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जब अगर आप 10 तारीख 15 तारीख तक अपना इंस्टॉलमेंट को जमा कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे 5 तारीख कर लिया जाए। अगर आपको ये छोटी बात लग रही है तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हर माह अगर आप 15 या 20 साल अपना पीपीएफ अकाउंट चलाते हैं, तो उसमें अगर हर माह आपको लगातार एक माह का जो आपकी उस महीने की किस्त है उसमें अगर आपको ब्याज मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट हो सकती है और यह लाखों में भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हो सके तो आप वर्ष भर की जो धनराशि है, अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए, उसको वर्ष जो वित्तीय वर्ष है उसके प्रारंभ में यानी कि 5 अप्रैल तक अगर जमा कर दें, तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और निश्चित ही जब आपका अकाउंट मैच्योर होगा तो इसमें आपको लाखों का अंतर मिलेगा और आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलेगा।
इसी प्रकार पीपीएफ में देखिए एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, आप अपने जीवन साथी के नाम से अकाउंट खोल करके अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, जब आप अपने जीवन साथी को तोहफे में जो रकम देंगे उस पैसे को पीपीएफ अकाउंट में जो उनके नाम से है निवेश करेंगे तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उसका आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पीपीएफ की इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर आप पीपीएफ के स्थान पर किसी अन्य साधन में इस पैसे को लगाते हैं तो उससे आपका जो कंट्रीब्यूटर है, यानी कि जो पैसा दे रहा है, जमा कर रहा है, उसकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी। जैसा कि अभी हम एफडी की बात कर रहे थे, अगर किसी को एफडी में 1 लाख रुपए की इनकम होती है और वो 30% के स्लैब में आता है तो उस वर्ष उसको उस 1 लाख पर 30,000 रुपये और उसमें 4% सरचार्ज उसको देना पड़ेगा। जबकि अगर पीपीएफ अकाउंट आप अपने जीवन साथी के नाम से खुलवाते हैं और उसमें निवेश करते हैं तो उसकी जो इनकम होगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। तो ये भी पीपीएफ अकाउंट का एक बहुत बड़ा फायदा है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है। इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है, कब से ये प्रारंभ हुआ, क्या क्या इसके लाभ हैं और क्या क्या इसकी हानियां हैं। तो आइए अब हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करें कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करते हैं तो किस प्रकार से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम जानते हैं पीपीएफ अकाउंट में किस प्रकार से हम 1 करोड़ से अधिक की धनराशि पा सकते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यदि आप 12,500 रुपये प्रतिमाह जमा करते हैं तो किस प्रकार से आप 1 करोड़ रुपए की धनराशि पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो देखिए, यदि आप अधिकतम जो इसकी सीमा है 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष वो जमा करते हैं और हम इसको 2 बार 5-5 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी जो कुल अवधि होगी 25 वर्ष होगी। और जैसा कि अभी आपने देखा था, वर्तमान में पीपीएफ की जो ब्याज दर है वो है 7.1%। तो देखिए, ये जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से यदि आप पहले साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसमें आपको 10,650 रुपये ब्याज मिलेगा और आपका ये जो अमाउंट हो जाएगा 1,60,650 रुपये। अगले साल फिर आप इस राशि में 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे तो ये बढ़ के हो जाएगा 3,32,706 रुपये। तीसरे वर्ष हो जाएगा 5,16,978 रुपये। इसी प्रकार देखिए, 7वें वर्ष यहाँ पर हो जाएगा 13,94,523 रुपये। 12वें वर्ष में जो हो जाएगा 28,90,749 रुपये। 16वें वर्ष में ये हो जाएगा 45,17,701 रुपये। 20वें वर्ष में हो जाएगा ये 66,58,287 रुपये और 24वें वर्ष में हो जाएगा 94,74,661 रुपये और 25 साल के बाद देखिए ये हो जाएगा 1,03,08,012 रुपये। और ये जो कैलकुलेशन आपके सामने मैंने अभी दिखाई, ये कैलकुलेशन है मात्र 7.1 पॉइंट पर ब्याज के आधार पर। तो देखिए, इस प्रकार हमें जो 25 वर्ष के बाद यदि हम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा करें तो ये राशि हमारी बढ़कर के हो जाएगी 1,03,08,012 रुपये। और ये भी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी वर्तमान में 7.1, और ये रेट वर्तमान में काफ़ी कम हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के कारण सारी बचत योजनाओं में या हम कहें हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट में हमें जो रिटर्न है वो बहुत ही कम मिल रहा है और पीपीएफ का भी जो वर्तमान में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है बहुत कम 7.1%, जो कि अभी आपने देखा होगा पिछले क्वार्टर में ये था 7.9%, लेकिन अब ये रिड्यूस करके कर दिया गया 7.1%। तो अगर 7.1% ब्याज की हम गणना भी करें आगामी 25 वर्ष में तो भी हमें अगर 1.5 लाख रुपए हम जमा कर रहे हैं तो 25 साल में हमें 1,03 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पीपीएफ की जो पुरानी दरें हैं उसके अनुसार अगर हमें इसमें ब्याज मिलेगा तो निश्चित तौर पर हमारी जो ये रकम है ये हमें 15-16 साल में भी 1 करोड़ हो सकती है। तो देखिए, आज तक हम देखते हैं जो अधिकतम पीपीएफ में ब्याज की दर थी, देखिए अधिकतम ब्याज दर आज तक है पीपीएफ में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके सामने मैंने पिछले जो ब्याज की दरें हैं वो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। 1 अप्रैल 1999 से 14 जनवरी 2000 तक जो पीपीएफ की दर थी 12% प्रति क्वार्टर। जैसे कि अभी हमने देखा था कि क्वार्टरली इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रिवाइज होते रहता है। और इसी समय देखिए 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1999 तक वहाँ पर भी देखिए इसमें अधिकतम 12% ब्याज मिला था, जबकि अभी हमने जो कैलकुलेशन की वो की केवल 7.1% पर। अगर इसी प्रकार 12% ब्याज हमें आगामी वर्षों में मिले तो निश्चित ही हमारी जो ये रकम है 25 साल में 2 करोड़ के आसपास हो जाएगी, या अगर हम 1 करोड़ रुपए पाना चाहते हैं तो लगभग 15 या 16 साल में हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे 12% की दर से। लेकिन वर्तमान में ये दरें घट गई हैं
अभी हमने बात की जो इसकी अधिकतम दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ का, आज तक जो सर्वाधिक रेट मिला है वो है 12%, लेकिन हम देख लें सबसे कम कितना मिला है। तो देखिए अधिकतम तो मिला है 12% और न्यूनतम ब्याज कहाँ तक जा सकता है, देखिए 1969 से 70 तक ये था 4.8%। और इस समय की जो भारत की परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही दयनीय थी और हम ग्लोबलाइजेशन के युग में भी नहीं थे, तो इसीलिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हुआ। लेकिन ये रेट बढ़ते बढ़ते 12% तक भी गया है। तो अभी हम उम्मीद करेंगे कि ये रेट और बढ़े, लेकिन वर्तमान में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। तो पीपीएफ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और आपसे साझा करना चाहूँगा जो कि बड़ी ही उपयोगी जानकारी है। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से दिवालिया हो जाता है तो उसकी जो रकम होती है दिवालिया होने पर, उसके जो ज़मीन जायदाद है, मकान है, एफडी, पेंशन फंड, इक्विटी आदि, ये सब जो भी उसकी एसेट्स हैं इनका सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है और इस पैसे को, उसकी जो भी एसेट्स हैं इनको सरकार ले सकती है। लेकिन पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि की जो धनराशि है इसको सरकार भी नहीं ले सकती है, सरकार भी इस धनराशि का अधिग्रहण नहीं कर सकती है, क्योंकि यह राशि बच्चों व परिवार की सुरक्षा के लिए मानी जाती है। तो पीपीएफ के जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो निश्चित ही बहुत ही लाभदायक है। और एक बात यहाँ पर और आपसे साझा करना चाहूँगा, अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तब तो ये जो आपकी योजना है पीपीएफ अकाउंट, ये आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा, क्योंकि आपको पीपीएफ अकाउंट में 3 प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, 3 प्रकार की एग्जेम्पशन मिलती हैं और साथ ही इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो नॉर्मल बचत योजनाएँ हैं उन सबसे अधिक है। और यदि आप अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो निश्चित आप एनपीएस है, इक्विटी आदि है, म्यूचुअल फंड है, उनमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सुरक्षित रिटर्न मिले और रिटर्न आपका बिल्कुल सुरक्षित हो, साथ ही वो लगातार उसमें वृद्धि हो, तो निश्चित ही पीपीएफ अकाउंट आपके लिए निवेश का एक बेहतर माध्यम अवश्य हो सकता है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना पीपीएफ अकाउंट के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने प्राप्त की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।